गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरिराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ भारत का सपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डिस्कस करने जा रहा हूं। इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये सपना क्या है, यानी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो एक्चुअली में क्या है, सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है, इसकी चुनौतियां क्या है, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये सपना हम गिवन टाइम पीरियड में अचीव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए मेरा बैच, एक्सीलेंस बैच, रामबाण साबित होगा। बच्चों, रामबाण साबित होगा। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम आपको दे रहे हैं 250 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो लेक्चर, पूरे सिलेबस का, नए सिलेबस के अनुसार और नए पैटर्न के अनुसार। उसके बाद लाइव क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीडीएफ नोट्स है जो कि हाई क्वालिटी है, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू है, मैच द फॉलोइंग है, कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है एंड पर्सनल मेंटरशिप। यानी आपके जीआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए कंप्लीट पैकेज है ये। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में। और यदि आपको फ्री में पढ़ना है तो आप शाम को 8 बजे, मतलब हर रोज शाम को 8 बजे इको पाठशाला का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना मत भूलना बच्चों। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना क्या है बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में देखा था। कब देखा था बच्चों? ये सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में देखा था। कब देखा था बच्चों? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सपने को देखा था, श्री नरेंद्र जी ने, है ना बच्चों। 2019 में इस सपने को देखा था। तब हमारी इकोनॉमी का साइज पता है क्या था बच्चों? तब हमारी इकोनॉमी का साइज ओनली 2.7 ट्रिलियन था। 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। इस टाइम कितना था बच्चों? कितना था हमारा इकोनॉमी का साइज? इस टाइम जो हमारा साइज था बच्चों वो था 2.7 ट्रिलियन। 2.7 ट्रिलियन था ये यूएस डॉलर। 2.7 यूएस डॉलर था। और ये जो उस टाइम हमारी इकोनॉमी थी, विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर था उस टाइम। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है। ठीक है बच्चों, इस टाइम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा, वो कहा कि 2024-25 तक हम इसको, यानी अपनी इकोनॉमी को, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। कब तक था बच्चों? कब तक का लक्ष्य था ये? 2024-25 तक का लक्ष्य था कि ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसका साइज 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर होगा। आई रिपीट अगेन कि इसमें इस टाइम ये बताया गया था बच्चों कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी बाय 2014 एंड 15। एंड इसका जो साइज होगा वो होगा कितना बच्चों? इसकी साइज होगी वो क्या होगी?
बता पाएंगे आप लोग? साइज ऑफ द इकोनॉमी होगा वो कितना होगा? 5 ट्रिलियन होगा। कितना होगा बच्चों? 5 ट्रिलियन साइज होगा यूएस डॉलर। 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इसका साइज होगा बच्चों। 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इसका साइज होगा 2024-25 में। ये सिर्फ एक सपना ही नहीं था बच्चों, ये बेसिकली ये जो लक्ष्य था या है अभी, विश्व में भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने का एक सपना था। 140 करोड़ जनसंख्या का सपना था, सिर्फ नरेंद्र मोदी का सपना नहीं था, सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना नहीं था। यह इंडिया के 140 करोड़ जनसंख्या का सपना है कि हमें विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। यह सपना है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को यानी आर्थिक विषमता को कम करने का सपना है बच्चों। जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने का सपना है। ये सिर्फ आर्थिक सपना नहीं है, यानी आप ये समझ सकते हैं पूरा समग्र विकास का ये सपना है। मतलब एक तो पहली बात कि ये इकोनॉमिक पावर के रूप में लाने का क्षमता था बच्चों। क्या था बच्चों? इकोनॉमिक पावर, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर के रूप में स्टैब्लिश करने का था बच्चों। वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर के रूप में स्टैब्लिश करने का क्षमता सपना है ये। 142 करोड़ जनता की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की सपना था ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का सपना नहीं था बच्चों। ठीक है, अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार क्या करे। एक और बात मैं आपको बता दूं, 2023 तक का अपने पास डेटा है, 2023 लास्ट तक का डेटा है, और 2023 में जो अपनी इकोनॉमी है 2023 में, अभी हम 24 में खड़े हैं, तो 2023 में जो अपने पास डेटा है, अभी हम इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमी है, विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सा है बच्चों? फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है बच्चों। ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी है, अभी थोड़ा और बड़ा होगा। 2023 तक का डेटा अपने पास है, विश्व की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और अभी जो इसका साइज है बच्चों, अभी जो इंडिया की इकोनॉमी का साइज है वो है 3.76 ट्रिलियन है बच्चों। 6.76 ट्रिलियन यूएस डॉलर है ना बच्चों, यूएस डॉलर 3.76 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब इसके पहले कि हम थोड़े और आगे बढ़े, यहां पे हम हो सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इस लक्ष्य को हम अचीव भी कर लें, या फिर कुछ डिले भी हो सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता अभी कि अभी क्या डेटा है, क्योंकि डेटा लेट से आता है, तो अभी डेटा हमें नहीं पता। हो सकता है कुछ लेट हो जाए या फिर अचीव भी कर लें। लेकिन एक चीज बात हमें देखना है, हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो भी सकते हैं, लेकिन अब हमें कंपेयर करने की जरूरत है कि जो विश्व की अभी जो तीसरी, चौथी या 5वीं अर्थव्यवस्था है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या हमारी लाइफ स्टाइल, क्या हमारे कंजम्पशन का लेवल, क्या उस लेवल के हैं हम लोग? तो ये जब हम कंपेयर करने चलते हैं तो हमें निराशा हाथ लगती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण अपने पास बड़ा पॉपुलेशन है और साधनों की कमी है। हम साइज में हो सकते हैं बड़े, लेकिन हमारे पास उतना ही ज्यादा, मतलब विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की भी संख्या अपने पास ही है। तो साइज बड़ा होगा तो उतना ही तरीके से उतने ही लोगों में डिवाइड भी हो जाएगा। मान लें कि 100 रुपया है, एक जगह आपको 5 लोगों में डिवाइड करना है तो 20-20 रुपया आया हर आदमी पे ऊपर।
हर आदमी 20-20 रुपया खर्च करेगा, और एक जगह यदि 100 रुपया है और उसमें 100 लोग हैं तो हर आदमी के ऊपर 1-1 रुपया आया। तो पॉपुलेशन अपने यहां ऐसा है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी जाते हैं, तब भी हमारी लाइफस्टाइल, हमारा कंजम्पशन लेवल, अभी जो तीसरी अर्थव्यवस्था है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस पे जाने में हमें अभी समय लगेगा। उसके लिए हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, सब लोग इस पे हम काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे एक बात सोच के चलना है कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी जाते हैं, फिर भी हमारी लाइफस्टाइल हो सकता है अभी जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके बराबर ना हो, उससे कम हो। लेकिन बहुत बड़ा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत अच्छा लक्ष्य भी है हमारे लिए। इसके पहले किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह का लक्ष्य होना भी चाहिए और इस तरह के हमें काम भी करना चाहिए। एक पर्टिकुलर ढर्रे पे लोग काम करते थे कि ठीक है, प्लानिंग कमीशन है, उस पर चल रहा है, अपने तरीके से चल रहा है, उस पर कुछ इस तरह का टारगेट वाला काम नहीं होता था। लेकिन अब हमारी एक प्रोग्रेसिव सरकार आई है और इस पे काम कर रही है। चलिए देखते हैं सरकार क्या क्या कर रही है, कौन कौन सा काम कर रही है। सरकार जो कर रही है उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों, सरकार जो कर रही है उसमें सबसे पहले वो कर रही है आधारभूत संरचना का विकास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रही है। क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप कुछ कर सकते हैं, आप इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। इकोनॉमी को आप मतलब प्रमोट करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, है ना। तो लैंड सबसे पहला आता है, लैंड, जहां पे खड़े होकर के हम काम करेंगे। तो अभी सरकार सबसे पहला जो काम कर रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम कर रही है, जिससे होकर के भारत का विकास गुजरेगा, जिससे होकर के भारत का विकास और भारत का डेवलपमेंट गुजरेगा। उसके बिना हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पे खनिज तेल को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन का व्यवस्था किया जा रहा है बच्चों। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का व्यवस्था किया जा रहा है, जिससे हम लिक्विड, चाहे वो तेल हो या दूध हो, देश के एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं आसानी से। इसके बाद सरकार गति शक्ति एक प्रोजेक्ट लेकर आई है बच्चों, गति शक्ति, जिसके थ्रू मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन में एक क्रांति आने वाली है। भारतमाला एक हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज का प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरे भारत को बहुत तरह के रोडों से जोड़ने का प्रोग्राम है। सागरमाला, आप देख सकते हैं, सागरमाला मतलब कि ये पोर्ट बनने का है, या समुद्री बिजनेस को बढ़ाने के लिए पोर्ट बनाना और पोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करना, इस तरह की चीजें सरकार लेकर के आई है। और हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम सरकार उठाई है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने में। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार लेकर के आई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं कि सब कुछ को ऑनलाइन लाना, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। ये भारत सरकार की एक इंक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा भी है। पहले आपको याद है बच्चों, आप बैंक जाते थे, पूरा दिन लग जाता था, पूरा दिन आपको बैंक में लग जाता था, एक आपको चेक निकालने में या चेक दे करके कहीं पैसे ट्रांसफर करने थे, तब भी पूरा दिन आपका लग जाता। आज के डेट में डिजिटल हो गया, 1 सेकंड लगता है एक पेमेंट करने में आपको। यदि सब कुछ ठीक है तो 1 सेकंड से भी कम लगता है आपको पेमेंट करने में। उसकी कुछ खामियां भी है, वो अलग केस है, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना रही है, सब कुछ आप कहीं भी बैठ के कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। ये हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें आपने देखा होगा कि सरकार डिजिटल इंडिया करके एक अभियान चलाई थी, एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वही मतलब गूगल पे, फोन पे या
नेट बैंकिंग, इस तरह के बहुत सारी टेक्नोलॉजी सरकार यूज कर रही है जिससे कि बहुत फास्ट हो जाएगा काम। ई कॉमर्स, आजकल आप लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स से बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। आप ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इससे ऑनलाइन ऑर्डर करने से सिर्फ आपका तो मन की शांति है ही, आपको मार्केट नहीं जाना पड़ा है, आपको समय बच रहा है, उसके साथ साथ बिजनेस का भी ग्रोथ हो रहा है। और ये अब तो एआई का जमाना आ गया बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, ये भी सरकार प्रमोट कर रही है कि इसको भी ये आप प्रमोट करें। ठीक है बच्चों। तीसरा जो सरकार स्टेप्स ली है, विनिर्माण और निर्यात का। मतलब सरकार चाहती है कि अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग हब बने। सरकार चाहती है कि अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और वो यदि इंडिया में उसका खपत हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको बाहर निर्यात किया जाए। पहली बात यहां पे देख सकते हैं, जब विनिर्माण की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां लगे, इंडस्ट्रीज लगे, जिससे इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही। इन्वेस्टमेंट आने से आपको जॉब मिलेगा, बहुत लोगों को जॉब मिलेगा, हर तरह के जॉब मिलेगा, इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की ओर आगे बढ़ेगा। निर्यात, इससे जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा तो निर्यात भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेंगे और उससे हम अपनी जरूरत की चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें आपने देखा होगा मेक इन इंडिया स्कीम सरकार लेकर के आई थी। मेक इन इंडिया ये मोदी सरकार का ही था कि उन्होंने विश्व के इंडस्ट्रियलिस्ट से इनको इनवाइट किया था उन्होंने कि आप आइए, हमारे यहाँ प्रोड्यूस करिए, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगाइए, और आप चाहें तो इंडिया में सेल कर सकते हैं या फिर बाहर भी सेल करिए। इससे सरकार की एक ही मंशा थी कि लोगों को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो यहाँ जो खपत होगा ठीक है, नहीं तो बाहर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक स्कीम, यानी सरकार ने इंडस्ट्रियलिस्ट को एक और स्कीम दिया कि आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट किसी न किसी तरीके से सरकार देगी। और सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि इंडिया का एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़े, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ज्यादा आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे बच्चों, चौथा कि फाइनेंशियल रिफॉर्म, जैसे कि बहुत सारे लोग, मैंने एक वीडियो में कहीं बताया था कि 1947 के बाद बैंकों का 69 में और 80 में 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ। इससे इनको बैंकों को निर्देश दिया गया कि ठीक है, आप गांव में जा करके अपने ब्रांचेस खोलिए, लोगों को अपने बैंक से जोड़िए, क्योंकि उस टाइम साहूकार और जमींदार लोगों को बहुत लूटते थे फाइनेंशियल हेल्प के नाम पर। बैंकों को ये काम दिया गया, लेकिन बैंक पूरी तरीके से इसको करने में असफल रहे थे, मतलब पूरा नहीं कर पाए थे, 50% 60% ही कर पाए थे। नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक जनधन योजना शुरू की, सबको फ्री अकाउंट खुलवा दिया, यानी सब लोग मतलब भारत के फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ गए, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए। अब सरकार को चाहे उनको सब्सिडी देना हो या उनको कैश ग्रांट देना हो, सरकार इजीली दे सकती है, वहां पर कोई लीकेजेस नहीं होंगे। जब लीकेजेस नहीं होंगे तो सरकार जिसको टारगेट कर रही है उसको मिल जाएगा। और इस तरीके से जैसे सपोज कि आपने लोन ही लिया, किसी भी स्कीम के अंतर्गत आपने लोन लिया, पहले क्या था, बैंक मैनेजर कुछ खा जाता था, कुछ दलाल खा जाते थे, लेकिन अब आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रहा है। लीकेजेस आज भी है बट कम है, और उससे आप अपना बिजनेस, जिस पर्पज के लिए भी आपने लोन लिया है, वो आप स्टार्ट करेंगे। आप यदि बिजनेस स्टार्ट करें तो लोगों को रोजगार भी देंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, लोगों की भी इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तरफ आगे बढ़ेगा बच्चों। एमएसएमई को सरकार लोन देने के लिए कह रही है, और कह रही है कि भैया आप जिस तरीके से चाहो आप लोन ले सकते हैं, आपको इजी एक्सेस है लोन का। और सरकार कोशिश कर रही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, और इसी संदर्भ में सरकार ने इन्फ्लेशन को एक रेंज में बांध दिया था, 2 से 4% के बीच, और कहा था नहीं 4 से 6% के बीच, 2 से 4% है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 2 से 4% के बीच का, और प्लस माइनस 2% हो सकता है।
यानी उसका रेंज कहा कि 4% होना चाहिए, 2% ज्यादा भी हो सकता है, 2% कम भी हो सकता है। सरकार ने ये वाली रेंज, ये वाला मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ये रेंज बताया सरकार ने कि इसके बीच 2 से 4% के बीच इन्फ्लेशन होना चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में 2% बढ़ सकता है या फिर 2% घट सकता है। यानी सरकार ने इन्फ्लेशन को बांध दिया कि आप उससे ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो बहुत ज्यादा ये हर्ट करता है। मैंने आपको कई जगह बताया है कि इन्फ्लेशन आपके हाथ में जो कैश है उसकी वैल्यू को कम कर देता है। जब कम कर देगा, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, आप इन्वेस्टमेंट की पावर कम हो जाएगी आपके पास, फिर जो हमारा लक्ष्य है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे कृषि एंड रूरल इकोनॉमी। अब सरकार कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सुधार कर रही है, कोशिश कर रही है कि सरकार किसानों का इनकम डबल किया जाए, क्योंकि किसान जब खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा, क्योंकि भारत जो है किसानों का देश है, और इसलिए किसान सम्मान योजना शुरू किया गया था। बहुत सारी स्कीम्स सरकार ने शुरू करी है। अब आप देख सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड भी। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब इंडिया जो है वर्ल्ड का यंगेस्ट इकोनॉमी है, यानी इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन है इंडिया में। अब सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि ये वर्किंग एज पॉपुलेशन तो है, लेकिन ये काम के लायक है कि नहीं है, ये स्किल्ड है कि नहीं है, ये पढ़े लिखे है कि नहीं है, ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है कि नहीं है। तो आप तो अच्छी तरीके जानते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि आप बीए कर जाते हैं, आप एमए कर जाते हैं, लेकिन किसी तरह का इंडस्ट्री एक्सपोजर आपको नहीं मिलता है। तो सरकार ने इसके लिए भी बहुत सारा काम शुरू किया, जैसे कि आईटीआई, उन्होंने फ्री में आपको आईटीआई ट्रेनिंग दिया, बहुत सारा, मतलब उसको कहते हैं कि कुशल भारत योजना, कुशल, यदि आप बिहार में हैं तो कुशल मतलब बिहार कुशल कारीगर योजना, इस तरह के बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई, सो दैट कि युवाओं को इंडस्ट्रीज के लिए रेडी किया जा सके, और जब वो इंडस्ट्री के लिए रेडी होंगे उनको जॉब मिलेगा, इफिशिएंसी बढ़ेगी, और इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इसके बाद अब चैलेंजेस आप यहां देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को अचीव करने में। आप देख सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन। आप इंडिया, वर्ल्ड में कई जगह युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जहां से हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते थे, वो हमारा अभी स्टक है। इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं, तेल की प्राइसेस बढ़ी हैं, और वो फिर हमें थोड़ा सा स्लो डाउन किया है। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक, जिस तरीके से मैंने बताया कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमें चाहिए, सरकार उस पर कोशिश कर रही है। इन्वायरमेंटल इशू, आप देख सकते हैं कि रोड, हाईवेज, ब्रिजेस बनते हैं तो उस टाइम बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है, ये इन्वायरमेंटल डैमेज करता है बच्चों। तो इसके लिए हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई। ठीक है, वर्कफोर्स रेडीनेस, अभी हमने बताया था आप विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या आपके पास है, लेकिन वो कितना काम के लिए रेडी है ये आपको डिसाइड करना है। आप किस तरह से उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरीके से उसको एजुकेशन दे रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है। तो सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन आज भी ये हमारे लिए चैलेंज है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, तो इसमें हम बताएंगे आपको, अब तो इसमें नहीं है शायद, हम आपको बता दें यहाँ पे कि इस लक्ष्य को हो सकता है हम 2025 तक इसको अचीव कर लें, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को। लेकिन जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं वर्ल्ड में, मतलब आपके पास यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, इजराइल और इराक की लड़ाई चल रही है, उस तरह से हमारे इस लक्ष्य में कुछ डिले हो सकता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आजकल जुड़ा हुआ है। कहीं कुछ जगह डिस्टर्ब हो रहा है तो आपके यहाँ में डिस्टर्बेंस आएगी, उसका इफेक्ट आएगा, तो हो सकता है कुछ डिले हो जाए, लेकिन ये जो लक्ष्य है बहुत बड़ा लक्ष्य था और बहुत बढ़िया लक्ष्य था बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।